हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जस्ट आपको फ्रिक्शन का बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट दो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका लास्ट 2 क्लासेस क्लियर है तो आज का क्लास भी ऑब्वियसली क्लियर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज अ सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पे एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं 0.2, ठीक है। सो प्लीज कंसंट्रेट। इस ब्लॉक पे लगेगा नीचे की ओर फोर्स, इसको हम लोग बॉडी का वेट कहते हैं, mg। नेक्स्ट, इस थ्रेड पे आ जाएगा टेंशन, तो इस बॉडी पे अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा टेंशन ऊपर की ओर, और इस बॉडी पे अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा टेंशन राइट की ओर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बिकॉज फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पे आपको फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का बात नहीं करता है, इफ वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट गिवन, इसका मतलब आपको फ्रिक्शनलेस सरफेस लेना है, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो, प्लीज कंसंट्रेट। सो बिकॉज ऑफ दिस टेंशन जो इस बॉडी पे लग रहा है टुवर्ड्स राइट, ये बॉडी का टेंडेंसी होगा इस सरफेस के रेस्पेक्ट में राइट की ओर जाने का। दैट मीन्स इस बॉडी पे आ जाएगा फ्रिक्शन। कोई प्रॉब्लम? नो। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m at which the block is at the verge of motion, is at the verge of motion. Students, इस ब्लॉक का मास अगर बहुत ही कम होगा तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये ब्लॉक राइट की ओर मूव नहीं करेगा। ना क्वेश्चन इस ब्लॉक का मास कितना होगा, इस ब्लॉक का मास कितना होना पड़ेगा जिससे कि ये ब्लॉक इस सरफेस के रेस्पेक्ट में राइट की ओर मूव करेगा सिचुएशन में आ जाएगा। मतलब एट द वर्ज ऑफ मोशन होगा, मतलब मूव करेगा, जस्ट करने वाला, ऐसा सिचुएशन। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट जब एक ब्लॉक दूसरे सरफेस के ऊपर जस्ट मूव करेगा, ऐसा सिचुएशन आता है, तब उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इस बॉडी पे लगेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। when the block जिसका मास है 6 kg is at the verge of motion, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो बेसिकली ये रेस्ट पे ही है, और ये रेस्ट पे है तो ये भी रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन कितना है स्टूडेंट? 0। इफ इट्स एक्सीलरेशन इज 0, इफ इट्स एक्सीलरेशन इज 0, तो नेट फोर्स तो 0 है। नेट फोर्स 0 मतलब क्या? ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। सो T बिकम्स इक्वल्स टू mg। नेक्स्ट, इस बॉडी का बात करते हैं। इट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन स्टूडेंट्स, जस्ट मूव करने वाला है, ऐसा सिचुएशन। तो बेसिकली ये भी रेस्ट पे ही है, तो रेस्ट पे मतलब एक्सीलरेशन 0। इफ एक्सीलरेशन इज 0, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 होगा, और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 0 है, मतलब राइट का फोर्स और लेफ्ट का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे T इक्वल्स टू Fs max, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है स्टूडेंट्स? जब ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ मोशन होता है, जब ब्लॉक जस्ट मूव करेगा, ऐसा सिचुएशन होता है। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ठीक है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिखोगे mg इक्वल्स टू Fs max, so implies mg equals to
एफ एस मैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, राइट? नाउ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन, इट्स 0.2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। जिस सरफेस पे फ्रिक्शन का बात हो रहा है उस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लेना है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स 6 kg का वेट होगा नीचे की ओर mg, ठीक है? 6 mg नहीं, mg है मतलब m के जगह पे बिठा देते हैं 6, ठीक है? तो 6 kg का नीचे की ओर वेट होगा 6g। ये 6 kg इस सरफेस को नीचे की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये सरफेस 6 kg पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, राइट? नेक्स्ट, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा शायद स्टूडेंट्स, क्योंकि इस और कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, और नेट फोर्स 0, अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब है कि n मस्ट बी इक्वल टू 6g। तो n के जगह पे आप लिख दो 6g, ठीक है? तो प्रॉब्लम g cancels, so implies m equals to 6 multiplied by 0.2, 6 multiplied by 0.2, it's 1.2 kg, क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस ब्लॉक का मास जब 1.2 kg होगा, इस ब्लॉक का मास जब 1.2 kg होगा, तब ये वाला ब्लॉक राइट की ओर जस्ट मूव करेगा, वो सिचुएशन में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस ब्लॉक का मास 1.2 kg से कम हुआ, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक राइट की ओर मूव नहीं करेगा। ऑब्वियसली इस टेंशन के वजह से इसके मूव करने का टेंडेंसी तो होगा, लेकिन ये मूव नहीं करेगा। और अगर मूव नहीं करेगा तो इस पे कैसा फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यस और नो? एंड वी नो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी पे बोला कि आपको टेंशन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है व्हेन m इक्वल्स टू 1 kg। तो अभी हम लोगों ने देखा कि m जब 1.2 kg होगा, अगर m का वैल्यू है 1.2 kg, तो ये ब्लॉक राइट की ओर जस्ट मूव करेगा, सिचुएशन में आएगा। इसका मतलब इफ m इक्वल्स टू 1 kg, दो इसका टेंडेंसी रहेगा राइट की ओर मूव करने का, लेकिन ये मूव नहीं करेगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, इफ इट्स मास इज m, तो इसका वेट है mg, तो इसका मास है 1 kg, तो इस बार वेट क्या होगा? 1g, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ऊपर का टेंशन और नीचे का 1g इक्वल होगा, ठीक है ना? 1.2 kg आने से इसका मास जब 1.2 kg होता है तब मूव करेगा सिचुएशन है, तो 1 kg में कैसे मूव करेगा, ठीक है ना? तो इसका एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है? सो t इक्वल्स टू 1g। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, तो t तो यहां से आ ही जाएगा, इट्स 1 मल्टीप्लाइड बाई g, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो इट्स 10 न्यूटन। नेक्स्ट, यहां पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक पे राइट की ओर लग रहा है टेंशन, विच इज बेसिकली अप्लाइड फोर्स, और हम लोग को पता है कि ब्लॉक इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। इस सिचुएशन के पहले अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होता है। ब्लॉक जस्ट मूव करेगा, ये सिचुएशन से पहले अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होता है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? अप्लाइड फोर्स, यानी कि यहां पे अप्लाइड फोर्स क्या है इस ब्लॉक पे? टेंशन। टेंशन तो अभी हम लोगों ने निकाला 10 न्यूटन। समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, आया समझ में आप लोगों को? स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। तो आपको टेंशन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है व्हेन मास इक्वल्स टू 2 kg। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा है कि जब इसका मास 1.2 kg होगा
तब ये मतलब इस सरफेस के रिलेटिवली मूव करेगा, जस्ट मूव करेगा, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो अगर इसका मास 2 kg होता है तो ऑब्वियसली ये राइट की ओर एक्सीलरेट करेगा और ये नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा, बिकॉज दिस m इज ग्रेटर देन 1.2 kg। नाउ दिस m इज 2 kg, ये 1.2 kg से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये राइट की ओर एक्सीलरेट करेगा और ये लेफ्ट नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा, क्योंकि जब ये मास 1.2 kg था तब ये ब्लॉक राइट की ओर जस्ट मूव करेगा, ऐसा सिचुएशन था। समझ में आ गया? आया? कोई प्रॉब्लम? नो। इसका मास अभी कितना है? 2 kg, तो वेट क्या हो जाएगा? 2g। ठीक है, एंड बिकॉज दिस ब्लॉक विल एक्सीलरेट टुवर्ड्स राइट, नाउ दिस ब्लॉक विल मूव, तो यहां पे फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इस पे इक्वेशन लगाते हैं। ये नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा, तो इक्वेशन क्या होगा? नीचे की ओर नेट फोर्स, एक्सीलरेशन नीचे है, तो इस नीचे की ओर नेट फोर्स क्या होगा? 2g माइनस टी इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। सिंपल। नेक्स्ट, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन किस ओर हो रहा है? टुवर्ड्स राइट, और टुवर्ड्स राइट नेट फोर्स क्या होगा? t माइनस एफ के, t माइनस एफ के इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। स्टूडेंट्स, एफ के इज काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि होता है म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। बिकॉज म्यू के इज नॉट गिवन, तो म्यू के जगह पे भी म्यू एस ही बिठाना है। अगर म्यू के सेपरेटली दिया हुआ रहता तो हम लोग म्यू के बिठाते हैं। समझ में आया? तो म्यू के जगह पे हम लोग म्यू एस का ही वैल्यू बिठाएंगे, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, n इक्वल्स टू 6g था, तो 0.2 इज बेसिकली 2/10 और g तो 10 है, तो 10 कैंसिल, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज 12 न्यूटन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन तो आ गया। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। नेक्स्ट, इसको देते इक्वेशन नंबर 1, इसको देते इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल, सो 2g माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 6a प्लस 2a, इट्स 8 है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? सो इंप्लाइज एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? 2g यानी कि 20, काइनेटिक फ्रिक्शन 12 बाय 8, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 is 8, 8 by 8, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? एक्सीलरेशन निकल के आ गया। अब एक्सीलरेशन अब इसमें बिठा दो तो टेंशन निकल के आ जाएगा। सो 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन 1, सो इंप्लाइज t इक्वल्स टू क्या होगा? 2g होगा 20 और ये इधर आएगा तो 2, सो 20 माइनस 2 इट इज 18 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने? यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालने के लिए नहीं बोला इन क्वेश्चन नंबर सी, लेकिन फिर भी हम लोग निकाला क्योंकि एग्जाम्स में एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोला जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? ये हो गया आपका टेंशन, ये हो गया आपका एक्सीलरेशन और ये हो गया आपका फ्रिक्शन जब मास क्या होगा? 2 kg। आया ना स्टूडेंट समझ में? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट्स, फॉर दिस सिस्टम आपको m का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जिससे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब कोई एक्सीलरेशन ना हो। ठीक है, किसी भी बॉडी का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे तीनों बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? सो फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m एट विच द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर m का मास बहुत कम हुआ, अगर m का वैल्यू बहुत कम हुआ, अगर m का वैल्यू बहुत कम हुआ तो ये वाला बॉडी ऊपर उठ जाएगा, ये लेफ्ट क्या जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, और बहुत इजी है, इतना भी नहीं सोचने का जरूरत नहीं है, उतना भी सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाना है
कि m का मास अगर m का वैल्यू अगर बहुत कम हुआ, ये तो ऊपर की ओर एक्सीलरेट करेगा, ये लेफ्ट की ओर और ये नीचे की ओर। समझ में आया? इसका मतलब इसका वैल्यू अगर मिनिमम हो तब इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन किस ओर रहेगा? लेफ्ट की ओर। इस सरफेस के रेस्पेक्ट में 2 kg लेफ्ट की ओर मूव करना चाहेगा और इधर आ जाएगा फ्रिक्शन। टेंडेंसी ऑफ मोशन इस ओर, तो इस पे आ जाएगा फ्रिक्शन इस ओर। आप बोलोगे एफएस मैक्स क्यों लिखा सर आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों लिखा? बिकॉज फ्रेंड्स ये मिनिमम लिया हुआ है, ये मिनिमम लिया हुआ है। इससे अगर थोड़ा कम लेंगे, मिनिमम से अगर थोड़ा कम होगा, ये लेफ्ट की ओर मूव करेगा। मिनिमम से अगर ये थोड़ा कम हुआ, जैसे ही थोड़ा कम होगा, ये लेफ्ट की ओर मूव करेगा। आपको m का मिनिमम वैल्यू निकालना है जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, हर एक बॉडी बेसिकली रेस्ट पे हो, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू जो भी है उससे अगर थोड़ा कम हुआ, ये बॉडी लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। सो एट मिनिमम वैल्यू ये ब्लॉक का सिचुएशन क्या होगा? ये लेफ्ट की ओर जस्ट मूव करने वाला है। मिनिमम ये लेफ्ट की ओर जस्ट मूव करने वाला है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो लेफ्ट की ओर अगर जस्ट मूव करने वाला है तो इसमें फ्रिक्शन क्या लगेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी सिंपल। अभी तो हो गया लगभग प्रॉब्लम। इसका वेट होगा नीचे की ओर mg, इस थ्रेड पे टेंशन मान लेंगे T1 और इस थ्रेड पे टेंशन मान लेंगे T2। तो इस थ्रेड पे इस बॉडी पे टेंशन लगेगा T1 अवे फ्रॉम द बॉडी, इस बॉडी पे टेंशन लगेगा T1 अवे फ्रॉम द बॉडी, इस थ्रेड पे हम लोगों ने टेंशन माना T2, तो इस बॉडी पे लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी T2 और इस बॉडी पे लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी T2 और इसका वेट नीचे की ओर 3g, ठीक है। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, हर एक बॉडी रेस्ट पे है, हर एक बॉडी का एक्सीलरेशन 0 है। तो इसका एक्सीलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 तो ऊपर का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स। सो T2 इक्वल्स टू 3g, g इज 10, सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 30 न्यूटन। T2 निकल के आ गया, T2 निकल के आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? लेकिन आपको तो टेंशन पूछा नहीं, आपको पूछा m का वैल्यू, तो जाएंगे धीरे धीरे। इसमें देखते हैं, इसमें भी नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि इसका एक्सीलरेशन नहीं है, इट इज इन इक्विलिब्रियम। सो लेफ्ट का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू राइट का फोर्स होगा, यस और नो? सो T1 प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू T2। T1 प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू T2। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट यहां से T1 निकालना है मुझे, T1 निकल के आ जाएगा। T1 लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू T2। T2 के जगह पे 30 बिठा देता हूं, सो इम्प्लाइज T1 इक्वल्स टू 30 माइनस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 0.2, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, 2g, ठीक है। इसका वेट नीचे की ओर, ये वाला इस सरफेस पे नीचे की ओर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला सरफेस इस पे लगाएगा ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इस ओर कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इस ओर कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब n मस्ट बी इक्वल्स टू 2g, तो n की जगह पे आप क्या बैठाओगे? 2g, ठीक है। ये वाला उस ओर आ गया म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई n। समझ में आया? n इक्वल्स टू 2g। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इस और नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। नेट फोर्स तभी 0 होगा जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप g बिठाओगे 10 और ये 0.2 मतलब 2/10, 10 कैंसिल, ये होगा 4, 30 माइनस 4 आया 26 न्यूटन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। समझ में आया? नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें इसका इक्वेशन क्या होगा? अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। व्हाई? बिकॉज इट्स एक्सीलरेशन इज 0। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा, अगर नेट फोर्स 0 है तो ईश्वर का फोर्स और ईश्वर का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। So T1 must be equals to mg. T1 must be equals to mg. So implies m equals to क्या होगा? T1 by g. तो T1 तो अभी भी निकाला 26.
सॉरी 2g कैसे लिख दिया, T1 इज 26 बाई जी कितना, जी हम लोग को पता है 10, सो m आया 2.6 kg, ये है मिनिमम वैल्यू। आ गया स्टूडेंट समझ में, आ गया। नेक्स्ट फिर से ध्यान देना है स्टूडेंट्स, फिर से आपको ध्यान देना है, इस बार हम लोग यहां तक पूरा लिख लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले इस बार हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, मैक्सिमम। बहुत सिंपल, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ये बॉडी का मास काफी ज्यादा हुआ, काफी ज्यादा है, ठीक है, इस बॉडी का मास काफी ज्यादा है, 3 kg से काफी ज्यादा है, ठीक है। अगर इस बॉडी का मास 3 kg से काफी ज्यादा है तो ये वाला ब्लॉक किस ओर मूव करना चाहेगा, नीचे की ओर। ये वाला ब्लॉक अगर नीचे की ओर मूव करना चाहेगा तो ये किस ओर मूव करना चाहेगा, राइट की ओर, और ये किस ओर मूव करना चाहेगा, ऊपर। ये नीचे, ये राइट, ये ऊपर। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आ गया ना? प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो स्टूडेंट्स ये अगर मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम वैल्यू लिया गया, लेकिन ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब ये जो 2 kg ब्लॉक है ये राइट की ओर मूव करना चाह रहा है, लेकिन जस्ट मूव करेगा, ऐसा सिचुएशन है। मैक्सिमम मतलब इससे थोड़ा, मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा अगर ज्यादा हुआ, ये नीचे आ जाएगा, ये राइट चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मैक्सिमम वैल्यू से अगर ये वाला वैल्यू थोड़ा ज्यादा हुआ, ये नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा, तो ये राइट की ओर और ये ऊपर की ओर एक्सीलरेट करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ये राइट की ओर जस्ट मूव करेगा, ऐसा सिचुएशन होगा। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इस ओर, तो इस बार बस एफएस मैक्स का डायरेक्शन उल्टा हो गया। लास्ट केस में इस ओर था, अभी इस ओर है। तो एम जब मिनिमम था, इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन लेफ्ट की ओर था, तो फ्रिक्शन इस ओर था। एम जब मैक्सिमम है, तो इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन इस ओर है, तो फ्रिक्शन इस ओर आ गया। आया स्टूडेंट समझ में? आया? सो अभी हम लोग मैक्सिमम के लिए इक्वेशन लिखेंगे। इसका तो वही रहेगा, T2 इक्वल्स टू 3G, T2 इक्वल्स टू 3G इक्वल्स टू G स्टैंड, सो 30 न्यूटन। ठीक है, इसका राइट डायरेक्शन का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स, सो T1 इक्वल्स टू T2 प्लस Fs मैक्स। सो इक्वेशन में चेंजेस सिर्फ इसमें आएगा स्टूडेंट्स। इस बार राइट डायरेक्शन का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स ना, बिकॉज इसका एक्सीलरेशन 0 है, सो नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। नेट फोर्स अगर 0 होगा तो राइट का फोर्स और लेफ्ट का फोर्स इक्वल होगा। सो T1 मस्ट बी इक्वल्स टू T2 प्लस Fs मैक्स। सो आप देखिए सिर्फ इस इक्वेशन में चेंजेस आया। इसमें T1 प्लस Fs मैक्स इक्वल्स टू T2 था जब आप M को मिनिमम लिया था। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना है, जस्ट है तो बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका T1 आ जाएगा, इट्स T2 प्लस, सो 30 प्लस Fs मैक्स वही था जो पहले रहेगा। ठीक है ना, Fs मैक्स का मैग्नीट्यूड तो वही है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा हो गया, पहले इस ओर था अभी इस ओर हो गया। ठीक है। सो Fs मैक्स क्या था स्टूडेंट्स? यही था ना Fs मैक्स, म्यू एस एन के जगह पे ये वाला। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2/10 और G, 10 और G कैंसिल हो गया था, 4 था ना Fs मैक्स, सो 4, सो इम्प्लाइज T2 इक्वल्स टू 34। आप ध्यान नहीं दोगे स्टूडेंट्स तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो यहां से T1 नहीं, सॉरी T2 नहीं, T1। ठीक है, तो यहां से T1 निकल के आ गया, T2 तो 30 है। ठीक है, समझ में आया? सो T1 आ चुका है। अभी इसके लिए क्या होगा? इसका एक्सीलरेशन 0 है, बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। आपको m का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना था जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो एक्सीलरेशन अगर 0 है, सो T1 मस्ट बी इक्वल्स टू mg,
तो आप लिख दो mg इक्वल्स टू T1, सो इम्प्लाइज m इक्वल्स टू 34 यानी कि T1 डिवाइडेड बाई g कितना 10, सो इट्स 3.4 न्यूटन। मास कैसे न्यूटन में आ जाएगा, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। 3.4 kg, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। तो m का मिनिमम वैल्यू क्या आया 2.6 kg और m का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया 3.4 kg। इसका मतलब स्टूडेंट्स 2.6 kg से अगर थोड़ा कम हुआ तो ये वाला बॉडी लेफ्ट की ओर एक्सीलरेट करेगा, और 3.4 kg से अगर इसका मास थोड़ा ज्यादा हुआ तो ये राइट की ओर एक्सीलरेट करेगा। अगर इसका मास 2.4 kg होगा तब ये बॉडी लेफ्ट की ओर जस्ट मूव करेगा सिचुएशन होगा, और जब इसका मास 3.4 kg होगा तब ये वाला बॉडी राइट की ओर जस्ट मूव करेगा सिचुएशन होगा। बहुत ज्यादा ध्यान देके देखना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत इजी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिनिमम और मैक्सिमम से फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम लेने से फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल गया। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। क्वेश्चन स्टूडेंट्स एकदम मन लगा के पढ़ना है, आधा सोल्यूशन तो उसी से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वहीं पे सॉल्व हो गया लगभग। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टू मूव द ब्लॉक। ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस इज अ ब्लॉक जिसका मास है 2 kg और इस पे एक फोर्स लग रहा है F हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से। इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F। क्वेश्चन इज F का मिनिमम वैल्यू कितना होगा जिससे कि ये ब्लॉक मूव करे। स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू ऑफ F बोला, इसका मतलब वो सिचुएशन होगा जब ब्लॉक जस्ट मूव करेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, क्या क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू मूव द ब्लॉक मतलब वो ऐसा सिचुएशन होगा व्हेन ब्लॉक विल बी एट द वर्ज ऑफ मोशन, या जस्ट मूव करेगा। समझ में आ रहा है? तब फ्रिक्शन क्या लगता है स्टूडेंट्स? तब फ्रिक्शन क्या लगता है? तब फ्रिक्शन लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट? तो इस ब्लॉक पे इस सरफेस पे लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट प्लीज कॉन्सेंट्रेट। tan थीटा दिया हुआ है 3/4, इसका मतलब ये स्पेशल ट्रायंगल का बात हो रहा है। ठीक है, ये 3 ये 4 तो ये होगा 5। ठीक है 5 और 3 के बीच में एंगल 53 डिग्री। ठीक है ना, इतना दिन में तो याद हो गया ना स्टूडेंट्स। दिस एंगल इज 37 डिग्री। सो tan ऑफ कितना डिग्री 3/4 होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मींस थीटा इज 37। थीटा इज 37। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस और होगा f cos 37, f को मैं ब्रेक कर रहा हूं, और इस और होगा f sin 37। कोई प्रॉब्लम? नो। तो स्टूडेंट्स फ्री बॉडी डायग्राम देखे क्या? जरूरत होगा फ्री बॉडी डायग्राम देखने का, है तो बहुत सिंपल। फ्री बॉडी डायग्राम का जरूरत कब होता है? जब फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो सिंपल है काफी। ठीक है, तो नहीं चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक को राइट की ओर कौन सा फोर्स मूव करवाना चाह रहा है? आंसर इज F cos 37। इस ब्लॉक को राइट की ओर रिलेटिव टू दिस सरफेस कौन सा फोर्स मूव करवाना चाह रहा है? इट्स F cos 37। समझ में आया होगा? समझ में आया? तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू मूव द ब्लॉक। फोर्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिससे कि ब्लॉक मूव करे? इसका मतलब कैसा सिचुएशन होगा? अगर आप
फोर्स का वो मिनिमम वैल्यू आप देंगे जिससे कि ब्लॉक मूव करे। मतलब कैसा सिचुएशन होगा, द ब्लॉक विल बी एट द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट मोशन में आने वाला है या जस्ट आया, वो सिचुएशन समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इन दैट केस applied force will be equals to, yes, applied force will be equals to limiting friction। समझ में आया कि नहीं। ये रेस्ट पे है ना अभी, ये अभी भी रेस्ट पे है। वर्ज ऑफ मोशन मतलब क्या, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो। इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो। इफ एक्सीलरेशन इज जीरो, सो नेट फोर्स शुड बी जीरो। दैट मीन्स राइट डायरेक्शन का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट डायरेक्शन का फोर्स। पता है ना हम लोग को। सो F cos 37 must be equals to Fs max। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। Implies F cos 37 क्या होगा स्टूडेंट्स? cos 37 4/5, so 4/5 equals to Fs max क्या होगा? It's mu s multiplied by normal reaction, so implies F multiplied by 4/5 equals to coefficient of static friction is 0.2 multiplied by normal reaction, right? Normal reaction निकालते स्टूडेंट्स, ठीक है। इस सरफेस पे फ्रिक्शन का बात हो रहा है, तो इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन देखना है आपको। तो 2 kg का वेट होगा नीचे की ओर 2g, 2 kg का वेट होगा नीचे की ओर 2g। 2 kg ने इस सरफेस को नीचे की ओर लगाया नॉर्मल रिएक्शन, और इस सरफेस ने 2 kg पे लगाया ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। सो इस ओर कोई एक्सीलरेशन नहीं है ब्लॉक का, इस ओर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो इस ओर नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा, जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो है दैट मींस अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। सो एन अपवर्ड फोर्स क्या है, एन प्लस एफ साइन 37। एन और एफ साइन 37 ऊपर क्या है ना, सो एन प्लस एफ साइन 37 मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। इस ब्लॉक पे नीचे क्या लग रहा है, 2g। समझ में आया स्टूडेंट्स? implies n equals to 2g, it's 2 multiplied by 10 minus f sin 37. Now what is the value of sin 37? sin 37 क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इट्स 3/5, ठीक है। So it is basically 20 minus 3f/5। तो यहाँ पे n के जगह पे बिठा देते हैं ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, इट्स 20 minus 3f/5। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। यहां से आपको f निकाल लेना है, खत्म। यहां से आपको f निकाल लेना है, खत्म स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे होगा, इसको लिख लेते हैं 4f/5, 0.2 multiplied by 20, so 0.2 multiplied by 20 होगा 4, ठीक है ना, माइनस 3 multiplied by 0.2, so it's 0.6 f/5। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। प्लीज कंसेंट्रेट। 4f/5 प्लस 0.6 f/5 तो हो जाएगा 4.6 f/5 equals to 4. So implies f equals to 20/4.6. ठीक है, f equals to 20/5 multiplied by 4, 20/4.6 implies f equals to 200/46. ठीक है, so it's 100/23, 100/23 न्यूटन। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो दिस इज अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 2 kg। यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.4, उसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए होगा तो 0.4 यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए होगा तब भी हम लोग 0.4 ही यूज करेंगे। ठीक है, सो ये एक वर्टिकल वॉल पे एक ब्लॉक को फोर्स से ऐसे लगाया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? ये जो वॉल में जो ये ब्लॉक है
ये स्टिक किया हुआ नहीं है, मतलब चिपका हुआ नहीं है, ठीक है, इसको फोर्स लगा के रोका हुआ है, जस्ट लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्लॉक एंड दिस इज द वर्टिकल वॉल. इस पे फोर्स अप्लाई करके इसको रोक के रखना है. समझ में आ रहा है ना, ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा. क्वेश्चन इज व्हाट मिनिमम फोर्स, इसका बात कर रहे हैं. व्हाट मिनिमम फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द ब्लॉक. इस पे कितना मिनिमम फोर्स लगना है सच दैट इट डज नॉट फॉल. मिनिमम लगाना है, मिनिमम. ठीक है, हम बहुत ज्यादा फोर्स दे दोगे तब तो ऑब्वियसली ये नीचे नहीं गिरेगा, इट विल नॉट फॉल. ठीक है, लेकिन आपको पूछा मिनिमम आप कितना दोगे फोर्स. ठीक है, इस पे मिनिमम कितना फोर्स लगाएंगे जिससे कि ये ना गिरे, मिनिमम. तो स्टूडेंट्स अगर आप मिनिमम देख के रोके रखे हो, प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान देना है. अगर आप मिनिमम देख के, अगर आप मिनिमम फोर्स दे के रोक के रखे हो तब मतलब क्या. देखिए जैसे ही मैं कमाता हूं फोर्स नीचे गिरना चाहता है. समझ में आ रहा है ना, जैसे ही मैं फोर्स कमाता हूं, जैसे मैं फोर्स कमाता हूं ये नीचे गिरना चाहेगा. समझ में आया कि नहीं, जैसे ही मैं फोर्स कमाऊंगा ये नीचे गिरना चाहेगा. ठीक है, तो मिनिमम कितना दूंगा जिससे कि ये नीचे ना आए. इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो नीचे गिरेगा, मतलब जस्ट गिरने वाला है, वो सिचुएशन आ जाएगा. अगर ये फोर्स अगर मिनिमम है सच दैट द ब्लॉक डज नॉट फॉल, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब यह है कि ये ब्लॉक नीचे जस्ट गिरने वाला है, नीचे जस्ट मूव करने वाला है, वो सिचुएशन आ जाएगा. अगर वो सिचुएशन आ गया इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा. समझ में आया स्टूडेंट्स. ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पूछूं ये नीचे क्यों गिरेगा तो आप बोलोगे सर इतना तो मुझे पता है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट. ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. नो, तो यहां पे लगेगा क्या, यहां पे लगेगा एफएस मैक्स. समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स. अगर आप मिनिमम फोर्स देते हो, मिनिमम फोर्स देते हो सच दैट द ब्लॉक डज नॉट फॉल. ठीक है ना, आप मिनिमम फोर्स दिया जिससे कि ब्लॉक ना गिरे. इसका मतलब क्या, उससे अगर थोड़ा कम होगा, उस मिनिमम फोर्स से अगर थोड़ा कम होगा ब्लॉक गिरेगा. इसका मतलब क्या, आपने जब मिनिमम फोर्स दिया ब्लॉक जस्ट गिरने वाला है, वो सिचुएशन है. इसका मतलब क्या है, ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है, वो सिचुएशन है. मतलब क्या है, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा. यस और नो. यस. नाउ स्टूडेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू दिस वर्टिकल वॉल, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ दिस वर्टिकल वॉल, ये ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन किस ओर है, नीचे. तो ब्लॉक पे इसलिए लगा फ्रिक्शन ऊपर की ओर, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ब्लॉक वॉल को छोड़ के नीचे जाए या वॉल के रिलेटिवली नीचे की ओर मूव करे. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स अगर आप इस ओर देखेंगे, बिकॉज इन दिस केस फॉर सिचुएशन, मतलब फॉर क्वेश्चन नंबर ए, बिकॉज द ब्लॉक डज नॉट फॉल, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में, 0. इफ एक्सीलरेशन इज 0, सो नीचे का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ऊपर का फोर्स. एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 मतलब नीचे का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ऊपर का फोर्स. ठीक है, तो आप लिखोगे एफएस मैक्स बिकम्स इक्वल्स टू mg. क्लियर. मास कितना है 2, g इज 10. ठीक है, एफएस मैक्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, μs मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन. सो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के जगह पे आप 0.4 बिठाओगे ऑब्वियसली. ठीक है, अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या बिठाए, लेट्स कंसंट्रेट. सो लेट दिस बी द वर्टिकल वॉल. मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना स्टूडेंट्स, और ये है ब्लॉक. ठीक है, ठीक है. सो इस ओर का फोर्स देखेंगे. ठीक है, तो ये इस ब्लॉक पे लगा फोर्स F, तो ये ब्लॉक जाके इस वॉल को प्रेस करेगा.
प्रेस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली प्रेस जो करता है वो वाला फोर्स, ठीक है। तो ये ब्लॉक जाके इसको प्रेस करेगा, मतलब बेसिकली ये ब्लॉक इस वॉल पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस ओर, तो ये वॉल भी इस ओर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन N। समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, तो ऑब्वियसली इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है वो देखना है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, क्लियरली आप देख सकते हो इस ब्लॉक का इस ओर कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ब्लॉक का इस ओर कोई एक्सीलरेशन है क्या? नो। इसका मतलब इस ओर नेट फोर्स क्या होगा? 0। इसका मतलब राइट का फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट का फोर्स, सो N बिकम्स इक्वल्स टू F। सो N की जगह पे आप क्या लिखोगे? F। समझ में आया स्टूडेंट्स? आ गया। सो इंप्लाइज F इक्वल्स टू 20, अच्छा यहां पे तो 20 लिख सकता था, बाई 0.4, इट मीन्स 410। सो F कितना है स्टूडेंट्स? इट्स 50 न्यूटन। इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब आप इस ब्लॉक को ऐसे 50 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो वो मिनिमम फोर्स होगा जब ब्लॉक नीचे की ओर नहीं गिरेगा। 50 से अगर 49 हो गया तो ये ब्लॉक नीचे की ओर गिर जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? 50 से अगर 49 हो गया तो ये ब्लॉक नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। व्हाट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन इफ अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने देखा कि 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से ये ब्लॉक जस्ट गिरेगा सिचुएशन में होगा, मतलब उससे कम होगा। 50 न्यूटन से अगर हम लोग कम देंगे तो ये ब्लॉक नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। 50 न्यूटन इज द मिनिमम फोर्स जो ब्लॉक को रोक के रख सकता है। उससे थोड़ा कम देंगे तो ऑब्वियसली ब्लॉक नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा। तो 40 न्यूटन इज ऑब्वियसली लेस देन 50 न्यूटन। इसका मतलब क्या? ब्लॉक विल नाउ एक्सीलरेट। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो सिंस F equals to 40 Newton is less than 50 Newton. Thus the block will accelerate. अचानक देखिए, मैं एक्सीलरेशन का स्पेलिंग भूल गया, होता है मेरे साथ ऐसा, पता नहीं सही है कि नहीं। सही है ना स्टूडेंट्स? Thus the block will accelerate downward. ठीक है स्टूडेंट्स? Thus the block will accelerate downward. तो स्टूडेंट्स, फिगर को थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ेगा। अभी मैं इस क्वेश्चन के लिए फिगर ठीक ठाक कर रहा हूं। तो इस बार बिकॉज द ब्लॉक इज नाउ मूविंग, तो इस बार क्या फ्रिक्शन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, राइट। एंड नाउ the block will accelerate along this direction. ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस और इक्वेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन इस और है तो इस और नेट फोर्स क्या होगा? इट्स mg माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, राइट। सो m is 2, मास क्या है? 2g, सॉरी मास इज 2, so 2 multiplied by g is 10, so it's 20 minus fk is mu k multiplied by normal reaction equals to mass is 2 kg, acceleration is a. Now students, normal reaction क्या होगा? So यहाँ पे भी मैंने दिखाया स्टूडेंट्स, yes block is now accelerating along this direction, लेकिन इस और कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इस और कोई एक्सीलरेशन है क्या ब्लॉक इस और एक्सीलरेट करेगा? हॉरिजॉन्टली कोई एक्सीलरेट करेगा? नो। तो इस और अभी भी n इक्वल्स टू f होगा, बट दिस टाइम, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर रहे हैं ना, दिस टाइम f इज 40 न्यूटन, इफ अप्लाइड फोर्स इज 40 न्यूटन।
ठीक है. सो n इक्वल्स टू f, बट दिस टाइम f इज 40. समझ में आएगा नहीं स्टूडेंट्स? सो इम्प्लाइज 20 माइनस म्यू के जगह पे बिठाएंगे 0.4. पहले भी मैं बोल चुका हूं, सिर्फ म्यू दिया हुआ है, मतलब म्यू एस चाहिए या म्यू के चाहिए, आपको 0.4 यूज करना है. ठीक है. n के जगह पे क्या बिठाएंगे स्टूडेंट्स? n इक्वल्स टू f एंड दिस टाइम f इज 40. अप्लाइड फोर्स है ना f. सो n के जगह पे हम लोग बिठाएंगे f यानी कि 40 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय a. फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा. यस और नो स्टूडेंट्स? यस. अब प्लीज कंसंट्रेट. 20 minus 0.4 is basically 4 by 10. So 10 और 0 cancel. So minus 16 equals to twice a. 20 minus 16 is 4. 4 by 2 is 2. So acceleration equals to 2 meter per second square. So acceleration निकल के आ चुका है. और क्या निकालने के लिए बोला? फ्रिक्शन. वो तो हम लोग निकाल चुके हैं अभी. फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के मल्टीप्लाइड बाय n. ठीक है ना? सो दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. इसको आप अलग से लिखना चाहो लिख सकते हो. ठीक है. एफ के इक्वल्स टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाय n. म्यू के जगह पे मैंने म्यू बिठाया एंड दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन. सो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 16 न्यूटन. समझ में आया स्टूडेंट्स? 16 न्यूटन आया. स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बताया था, याद है ना स्टूडेंट्स? Angle of repose is that angle of inclination. Angle of repose is that angle of inclination जब ये ब्लॉक जस्ट नीचे की ओर मूव करना शुरू करने वाला है, वो सिचुएशन आ जाता है कि नहीं? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है जब ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर जस्ट मूव करना शुरू करेगा या जस्ट मूव किया, वो सिचुएशन आ जाता है. यस और नो? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इससे ये चीज क्लियर होता है, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज. इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फॉर एग्जांपल लेट दिस बी थीटा एंड दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, इसका मतलब ब्लॉक तो अभी नीचे आएगा ही आएगा. बिकॉज जब ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है, तो ब्लॉक जस्ट मूव करना शुरू करने वाला है, ऐसा सिचुएशन में रहता है. नाउ इफ आई से कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, देन इट इज ऑब्वियस दैट ये ब्लॉक जो है नीचे की ओर डाउन द इंक्लाइन प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा. ठीक है. तो वो एक्सीलरेशन क्या होगा वो अभी हम लोग निकालेंगे. ठीक है. इसको आप प्रॉब्लम्स बोल सकते हो, उसको आप डिराइवेशन बोल सकते हो. ऑल डिराइवेशंस आर बेसिकली प्रॉब्लम्स ओनली. ठीक है स्टूडेंट्स? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हियर एंगल ऑफ inclination theta is greater than angle of repose. इसका मतलब है सिस्टम जो ब्लॉक है ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा, और वही एक्सीलरेशन मुझे अभी निकालना है. समझ में आया स्टूडेंट्स? वही एक्सीलरेशन मुझे अभी निकालना है. आप हेडिंग देख सकते हो, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन. रफ मतलब फ्रिक्शन है यहाँ पे. समझ में आया कि नहीं? इस सरफेस पे फ्रिक्शन है, ये समझा रहा है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो. सो thus the block will slide down with some acceleration.
समझ में आया स्टूडेंट्स? तो वही एक्सीलरेशन अभी हम लोग निकालेंगे, वेरी इजी। तो इसका मास मान लेते हैं m, तो नीचे की ओर होगा उसका वेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। हम लोगों ने बहुत बार देखा कि इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज थीटा बाय यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री। ठीक है, अभी हम लोग mg को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। हम लोग mg को ब्रेक कर देते हैं। सो इस और क्या होगा कंपोनेंट mg cos थीटा, और इस और क्या होगा कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, सो जिस साइड के साथ एंगल उस और cos और उसके परपेंडिकुलरली sin, पता है ना हम लोग को ये सब चीज। नेक्स्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ। बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा, ये ब्लॉक नीचे क्यों आना चाहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा, mg sin थीटा चाहता है कि ये ब्लॉक नीचे क्यों रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? एंड बिकॉज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तो इस बार mg sin थीटा इसको इस और एक्सिलरेट करवाएगा। सो दिस ब्लॉक विल एक्सिलरेट अलोंग दिस डायरेक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? बिकॉज दिस ब्लॉक विल एक्सिलरेट अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक इस और मूव करेगा, तो ऑब्वियसली यहां पे जो फ्रिक्शन होगा दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, नॉर्मल डायरेक्शन का बात कर लेते हैं। तो ये वाला ब्लॉक इस सरफेस पे, ये वाला ब्लॉक इस सरफेस पे इस और देगा नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला ब्लॉक इस सरफेस पे इस और लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये वाला सरफेस इस ब्लॉक पे ठीक इस और लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का भी डायरेक्शन देख लेते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, सो ध्यान देना स्टूडेंट्स। अगर आप इस डायरेक्शन में देखोगे तो ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में ब्लॉक का कोई एक्सीलरेशन नहीं है। दैट मींस इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन नेट फोर्स इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इस ओर का फोर्स और इस ओर का फोर्स इक्वल होना पड़ेगा। दैट मींस n becomes equals to mg cos theta, n becomes equals to mg cos theta। समझ में आया स्टूडेंट्स? आ गया? समझ में आया? नेक्स्ट, इस और देखते हैं, इस और देखते हैं। तो ब्लॉक किस ओर एक्सिलरेट हो रहा है? इस ओर। ठीक है, ब्लॉक किस ओर एक्सिलरेट हो रहा है? इस ओर। तो इस और नेट फोर्स क्या है? mg sin थीटा माइनस एफ के, ऑपोजिट है ना ये। सो mg sin थीटा माइनस एफ के, दिस इज द नेट फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। यही एक्सीलरेशन मुझे निकालना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? लेट्स कॉन्सेंट्रेट। एम्प्लाइज mg, थोड़ा साइड में लिखता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। एम्प्लाइज mg sin थीटा माइनस एफ के। एफ के क्या होता है स्टूडेंट्स? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, राइट, इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। एम्प्लाइज mg sin थीटा माइनस म्यू के, नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे लिखेंगे mg cos थीटा इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में मास को कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा ब्रैकेट में g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। एक काम करते हैं, g को भी कॉमन ले लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। सो m गॉट कैंसल आउट, सो इम्प्लाइज
एक्सीलरेशन कितना निकल का है स्टूडेंट्स, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। इसको आप याद रखना चाहो याद भी रख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला तो स्टूडेंट्स बहुत सारा है, तो बहुत कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? ये आगे हम लोगों का एक्सीलरेशन यही निकालना था। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखना कि ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। जब ब्लॉक सिर्फ रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तभी सिर्फ आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक सिस्टम है और ये एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स भी लग रहा है इस ओर, तो आप अचानक ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लॉक जस्ट रखा हुआ था, उस पर कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, मतलब बाहर से अदर देन वेट एंड फ्रिक्शन इस पे कोई और फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। बेसिकली ये जस्ट रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि अदर देन mg एंड फ्रिक्शन ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है, तो इस पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट यूज करके निकालना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको कॉन्सेप्ट यूज करके निकालना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक क्लियर है ना? स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जस्ट ध्यान ज्यादा देना है, वैसे तो रिलैक्स रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। सो आप देख सकते हो, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। ये एक 4 kg का ब्लॉक है जिसपे लग रहा है फोर्स F। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन। तो ऑब्वियसली अगर ब्लॉक मूव करेगा तभी आपको एक्सीलरेशन निकालना है, अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा देन एक्सीलरेशन विल बी 0। तो देयर आर 3 क्वेश्चंस। जब फोर्स 10 न्यूटन होगा तब आपको फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन हो तो निकालना है। व्हेन F इक्वल्स टू 70 न्यूटन एंड व्हेन F इक्वल्स टू 34 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स एकदम धीरे धीरे देखेंगे हम लोग, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो देखते हैं। इस और होगा वेट 4g। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये एंगल होगा, इफ दिस एंगल इज 53, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, दिस इज 4g weight of this body. If this angle is 53 then this angle is 53. ठीक है, तो ये होगा, इस और होगा 4g cos 53 एंड इस और होगा 4g sin 53। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, ये वाला ब्लॉक इस सरफेस को इस ओर देगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये सरफेस इस ब्लॉक को इस ओर देगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इस सरफेस पे इस ओर लगा नॉर्मल रिएक्शन N। ठीक है ना स्टूडेंट्स, रिलैक्स, एकदम एंजॉय करके देखना है। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो N इक्वल्स टू होगा 4g cos 53। कैसे? समझ में तो आ गया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, फिर भी थोड़ा बोल देता। तो स्टूडेंट्स, इस ओर बॉडी का कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो इस ओर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सो नेट फोर्स 0 मतलब इस ओर का फोर्स और इस ओर का फोर्स इक्वल होगा। सो N इक्वल्स टू 4g cos 53 डिग्री implies N equals to 4 multiplied by 10 multiplied by cos 53 कितना होता है स्टूडेंट्स? यस, इट्स 3/5। आपको वो वाला ट्राइंगल स्टूडेंट्स याद रखना है। ठीक है ना, ये है 5
ये है 3, ये है 4, 53, 37 एंड दिस इज 90। ठीक है, तो cos 53 देख लीजिए कितना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सो 3/5। ठीक है, सो इट्स 5 2 are 10, so implies नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, 4 2s are 8, 8 multiplied by 3, 24 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा वो निकाल के रखते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस और होगा, वो तो टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ब्लॉक इस ओर मूव करना चाहेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस ओर लगेगा, ब्लॉक इस ओर मूव करना चाहेगा, नीचे की ओर मूव करना चाहेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस ओर लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने वाला बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी फिलहाल। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, कि इस सरफेस पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। सो इट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। यस और नो स्टूडेंट्स? यस यस। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली नहीं दिया, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, तो वही यूज करना है। काइनेटिक फ्रिक्शन हो या स्टैटिक फ्रिक्शन हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जरूरत हो या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का जरूरत हो, यही यूज करना है। तो बिठा दिया 0.2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, इट्स 24। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? सो इट्स 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 24। ठीक है, तो ये होगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, इसको डायरेक्ट ही कर सकते थे। सो 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट्स 4.8 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स बॉडी पे, नेट अप्लाइड फोर्स ब्लॉक पे, नेट अप्लाइड फोर्स वो इसोर हो या इसोर हो, अगर वो 4.8 के नीचे होगा या 4.8 होगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और अगर अप्लाइड फोर्स इसोर हो, नेट अप्लाइड फोर्स इसोर हो या इसोर हो, अगर वो 4.8 से ज्यादा होगा तो बॉडी एक्सीलरेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये 4g sin 53 का भी वैल्यू निकाल के रख देते हैं, ये भी हम लोग निकाल के रख देते हैं। 4g sin 53 कितना होगा, यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, इसका भी वैल्यू हम लोग निकाल के रख देते हैं। 4g sin 53 इक्वल्स टू कितना होगा, सो 4g, g is 10, sin 53 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 4/5। देख लेते हैं, sin 53 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आया, 5 2s are 10, 4 2s are 8 and 4 8s are 32 न्यूटन। तो हम लोगों ने 4g sin 53 निकाल के रखा 32 न्यूटन। ठीक है, इस सरफेस पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा वो निकाल के रखा हम लोगों ने, इट्स 4.8 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का और जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने निकाला टू फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उसमें नॉर्मल रिएक्शन आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले फिगर को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, एकदम रिलैक्स, आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है ब्लॉक। पहले ब्लॉक पे देख लेते हैं कि इस और यानी कि पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन क्या नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस और लग रहा है कितना, एकदम रिलैक्स, इस और लग रहा है 4g sin 53, राइट। तो
4g sin 53 क्या है 32, तो ये हो गया 32 न्यूटन। ठीक है, और पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, पहला वाला क्वेश्चन में F क्या है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन करेक्ट। ठीक है, मैं जस्ट इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन क्या नेट फोर्स लग रहा है वो निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, नेट फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है वो निकालना चाह रहा हूं। तो इधर 32 इधर 10, तो बेसिकली यहाँ पे मैं और एक इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। तो बेसिकली देखा जाए F के जगह पे मैंने 10 दे दिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये F है जिस 10, तो मैंने 10 दे दिया यहाँ पे। सो 32 माइनस 10 कितना हुआ 22 न्यूटन। तो नेट फोर्स तो इस ओर लग रहा है स्टूडेंट्स, नेट फोर्स इस ओर लग रहा है, यस और नो। बॉडी पे नेट फोर्स किस ओर लग रहा है, इस ओर। सो 22 न्यूटन वाला फोर्स इस ब्लॉक को चाहेगा कि इस सरफेस के रेस्पेक्ट में उसको नीचे की ओर लेके आए। ठीक है, एंड बिकॉज 22 न्यूटन इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स, 22 न्यूटन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन ऑब्वियसली ब्लॉक इस ओर एक्सीलरेट होगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, वेरी इजी। ठीक है, तो इसमें इस ओर अभी क्या फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज ब्लॉक विल एक्सीलरेट। और ब्लॉक एक्सीलरेट क्यों कर रहा है, बिकॉज नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है 22 न्यूटन विच इज ग्रेटर देन 4.8 न्यूटन। ठीक है, 4.8 न्यूटन अगर होता नेट फोर्स या उसके कम होता तो ब्लॉक मूव नहीं करता, एक्सीलरेशन 0 होता। समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हम लोगों ने काफी प्रॉब्लम किया, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। क्या चीज, एफ के इक्वल्स टू होता है म्यू के मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन, एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन। अगर म्यू के और म्यू एस अलग अलग नहीं दिया, यानी कि अगर म्यू के और म्यू एस सेम दिया, तो आप देख सकते हो एफ के एंड एफ एस मैक्स सेम है, यस और नो, यस और नो, यस। अगर म्यू के एंड म्यू एस अलग अलग नहीं दिया, जैसे कि यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.2, मतलब म्यू के हो या म्यू एस हो, आपको 0.2 ही बिठाना है। इन दैट केस एफ के इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, राइट। तो है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन किसके बराबर होगा, एफ एस मैक्स के बराबर ही होगा, 4.8 न्यूटन। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन एफ इक्वल्स टू 10 न्यूटन, इट्स 4.8 न्यूटन। ठीक है, अभी क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन होगा तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक्सीलरेशन होगा तो निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस और नेट फोर्स क्या होगा अभी, 22 माइनस 4.8 इक्वल्स टू इसका मास विच इज 4 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, 22 माइनस एफ के कितना 4.8, मतलब एफ एस मैक्स के बराबर, क्योंकि म्यू के एंड म्यू एस सेम है, म्यू है। समझ में आया? तो यहां से एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा, यहां से एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। आया कि नहीं स्टूडेंट, समझ में आया ना, आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर 2 देखते हैं, व्हेन एफ इक्वल्स टू 70 न्यूटन, व्हेन एफ इक्वल्स टू 70 न्यूटन। तो पहले की तरह ये है इंक्लाइन प्लेन, ये है ब्लॉक, इस ओर क्या लग रहा है, इस ओर लग रहा है 4g sin 53 एंड 4g sin 53 इज 32, सो इधर लग रहा है 32 न्यूटन। ठीक है, और इस ओर है f, बट दिस टाइम f इज 70। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इधर 70 लग रहा है, इधर 32 लग रहा है, तो नेट कितना लग रहा है और किस ओर लगेगा, तो 70 32, तो ऑब्वियसली नेट इस ओर होगा। कितना होगा, इट्स 70 माइनस 32 होगा, तो 70 माइनस 32 कितना होता है, 38। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 38 न्यूटन इज ग्रेटर देन 4.8 न्यूटन, 38 न्यूटन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। That means obviously body will accelerate along this direction. Clear? Now because
बॉडी का एक्सीलरेशन या बॉडी का टेंडेंसी ऑफ मोशन या बॉडी का मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन जो इस बॉडी पे आएगा, जो इस ब्लॉक पे आएगा, वो इस ओर आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? जो चाहेगा कि ये ब्लॉक इसके साथ रहे, ठीक है, बिकॉज द ब्लॉक इज एक्सीलरेटिंग, बिकॉज द ब्लॉक विल मूव, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, Fk, ठीक है। बट अभी अभी मैंने दिखाया बिकॉज म्यू के और म्यू एस सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, तो Fk और Fs मैक्स सेम ही होगा। सो Fk और Fs मैक्स सेम ही होगा। Fs मैक्स हम लोग ऑलरेडी निकाल के रख चुके हैं, इट्स 4.8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन तो निकाल चुके हैं हम लोग, इस केस में भी 4.8 न्यूटन, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना होगा निकालते हैं। सो इधर लग रहा है 38, इधर लग रहा है 4.8, ठीक है। तो अभी बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा, 38 माइनस 4.8 इक्वल्स टू बॉडी का मास यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। यहां से एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन F इक्वल्स टू 34 न्यूटन, ठीक है। तो इसको और रब करने का जरूरत नहीं है, प्लीज कंसंट्रेट स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर इंक्लाइन प्लेन, जहां पे ब्लॉक रखा हुआ है। ब्लॉक पे इस ओर लग रहा है 4g sin 53 विच इज 32, तो मैंने दे दिया 32, और इधर लग रहा है F एंड F इज दिस टाइम 34 न्यूटन। समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज कंसंट्रेट। तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन बॉडी पे नेट फोर्स अप्लाई कितना हुआ बेसिकली। सो इट्स 34 माइनस 2, 34 माइनस 2 नहीं, 34 माइनस 32, इट्स 2 न्यूटन। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? Now please concentrate. 2 Newton is basically the net applied force or net force on this body parallel to the inclined plane. समझ में आया? But 2 Newton is less than 4.8 Newton. 2 Newton is less than 4.8 Newton. इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा, बॉडी मूव नहीं करेगा। Yes, there will be tendency of motion and this is the direction of tendency of motion. टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, रिलेटिव टू दिस सरफेस, इस ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस 2 न्यूटन फोर्स। बट बिकॉज दिस 2 न्यूटन फोर्स इज लेस देन 4.8 न्यूटन, बिकॉज दिस 2 न्यूटन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली टेंडेंसी ऑफ मोशन है तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन किस ओर आ जाएगा, इस ओर, ठीक है ना। बिकॉज ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इस पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 2 न्यूटन। पता है ना स्टूडेंट्स हम लोगों को, ये चीज पता है ना हम लोगों को, यहां तक तो क्लियर। और बॉडी अगर मूव ही नहीं करेगा तो एक्सीलरेशन इज 0, बिकॉज नेट फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इज लेस देन 4.8 न्यूटन, तो बॉडी तो मूव नहीं करेगा, बॉडी विल नॉट एक्सीलरेट, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इज 0, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अगर बॉडी मूव नहीं करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अप्लाई फोर्स के बराबर होता है। सो 2 न्यूटन, तो इधर भी होगा 2 न्यूटन। स्टूडेंट्स आपको मतलब मेमोराइज नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। समझ में आया होगा आपको सब कुछ, आया ना स्टूडेंट्स?